हेलो बच्चों, वेलकम टू अपनी पाठशाला मस्ती की पाठशाला, जहाँ पे होगी थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारे पढ़ाई। तो एज प्रॉमिस्ड मैं दीपक सर आपके लिए लेके आया हूँ 69 आउट ऑफ 70 सीरीज़। और जितने हम पढ़ चुके हैं अभी तक थ्योरी वाला पार्ट, उसके बेसिस पर हमारे क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से हम डिराइव कर सकते हैं, आज का क्लास में हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले से ही, तो ये वाला लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वाले लेक्चर में आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे कि आजकल हुआ क्या है ना, सारे जो टॉपिक्स हैं वो एनसीईआरटी हो गए हैं, सबके जो फॉलोड बुक है वो एनसीईआरटी हो गया है। तो मोस्टली लोग अभी सीबीएसई को काइंड ऑफ फॉलो कर रहे हैं कि हम सीबीएसई टाइप का क्वेश्चन बनाएं, बट सेबा अपने हिसाब से क्वेश्चन हमेशा बनाता है, अपने टाइप के, अपने ढंग के 2-3 क्वेश्चन हमेशा अच्छे वाले डालते हैं। तो इसीलिए हमें सारे टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर आप बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको जो भी पढ़े हुए हैं उसके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आपको देखने हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस देखने हैं आपको, तो आप डेफिनेटली आज का वीडियो बिल्कुल मत मिस करिए, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए। और आपको वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, और मैं क्या इंप्रूवमेंट्स लेके आ सकता हूँ, क्या और कंटेंट्स में इंक्लूड कर सकता हूँ, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के, है ना। सब बहुत सोचने होंगे कि कैरी मिनाटी वाला डायलॉग बोलेगा, नहीं। जो सबसे पहले तो मैं सेवा वाले सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराने नहीं, मैं थोड़ा सा ठीक ठाक वाला, है ना, ज़्यादा पुराना नहीं किया हूँ। 2015 से मैं कलेक्शन करना स्टार्ट किया हूँ, आप देख सकते हो। पहला वाला है सेवा 2015। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन में मेंशन करूँगा कि आपको आंसर कहाँ से लिखना स्टार्ट करना चाहिए, कैसे उस आंसर को कंप्लीट करना चाहिए, कैसे उस आंसर को एंड करना चाहिए। तो इसीलिए आपको अगर फुल मार्क्स लेके आने हैं तो आपको आंसर के साथ साथ आंसर की प्रेजेंटेशन भी आनी पड़ेगी। तो आज आपको पूरे लेक्चर में हर एक क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, लाइट डाला जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए पूरे लेक्चर में। सबसे पहला क्वेश्चन, डिड्यूस द रिलेशन 1/b - 1/u = 1/f फॉर ए कन्वेक्स लेंस। कभी कभी ये कन्वेक्स लेंस को बाई कन्वेक्स लेंस भी लिखा रहता है ना। कभी कभी ये कन्वेक्स के बदले बाई कन्वेक्स भी लिखा रहता है, परेशान नहीं होना है। अच्छा, आप याद करो, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला का नाम है लेंस फॉर्मूला या फिर लेंस इक्वेशन। लेंस फॉर्मूला या फिर लेंस इक्वेशन, राइट। लेंस इक्वेशन ये था, और इसका डेरिवेशन करने के लिए क्या किए थे हम लोग, देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। 3 मार्क्स का जब क्वेश्चन आपको दिखेगा कभी भी ये लेंस इक्वेशन, तो आपको शुरू करना पड़ेगा, वी नो फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, वी नो फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस n2/v - n1/u = n2 - n1/r। ये हमें पता है, यहाँ से आपको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन को आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या हमें ये वाला भी डिराइव करना पड़ेगा? नहीं, आपको 3 मार्क्स के लिए ये वाला डिराइव करना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेंशन करिए कि n1 क्या है, n2 क्या है, u क्या है, v क्या है और r क्या है। ये आप डेफिनेटली मेंशन करिए। अगर आप मेंशन नहीं कर रहे हैं मतलब आप गलती कर रहे हैं, आपको नंबर हो सकता है 1 नंबर कम मिले। आप मेंशन करना मत भूलिए, मेंशन कर दिए। अब इसको यूज़ करके आप 2 सरफेस ड्रॉ करिए यहाँ पे फिगर, ऑलराइट। फिर उसमें से आप डेरिवेशन करिएगा, तो इसके डेरिवेशन में से आपको एक रिलेशन ऐसा कुछ आएगा कि 1/b - 1/u = n2/n1 होल -1 × 1/r1 - 1/r2। इस टाइप का कुछ आपको इक्वेशन दिखाई देगा। 1/b - यहाँ से इसको अगर करेंगे फिगर ड्रॉ करके, मैं आपको अच्छे से करवा दिया हूँ सारे डेरिवेशन। आप एक बार फिर से मेरा लेक्चर नंबर
4 देख लीजिएगा, उसमें डेरिवेशन पूरा है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे ना, इफ v इक्वल टू एफ u इक्वल टू इन्फिनिटी। मैं बताया था कि अगर हमें फोकस में इमेज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से बनेगा 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, राइट, ये बन जाएगा। तो ये हो गया आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये क्या हो गया आपका, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये हो गया आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसको इक्वेशन 3 बना दो, इसको इक्वेशन 4 बना दो। तो अभी 3 और 4 को कंपेयर करो, तो फ्रॉम 3 and 4 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, दिस इज द डिराइव्ड इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है जब भी आपको ये वाला रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा। स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट दिस देन दिस। मैं आपको बहुत अच्छे से लिखवाया हूँ डेरिवेशन। उसके बाद ये आएगा, फिर उसमें से ये निकालेंगे, ये कंडीशन फॉलो करके फिर रिलेशन आएगा, खत्म बात। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बोला है कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करो, है ना, फॉर ए बाई कन्वेक्स लेंस अगेन। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला यहाँ, तो ये हो गया हमारा खत्म। यहाँ तक इसको भी स्टार्ट यहीं से करना है, इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट आप वहीं से करिए। देखिए 2016 में पूछा हुआ है, 2015 में पूछा हुआ है, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, बहुत बार डेरिवेशन इसी का पूछता है। तो अभी बहुत चांसेस है कि अगले एग्जाम में भी आपका यही डेरिवेशन पूछे, राइट। पहले के 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। तीसरे क्वेश्चन ये आया था सेबा 2017 में, ठीक है। क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड। ये क्या क्वेश्चन हुआ यार, बता दो सब लोग, फटाक से जल्दी बता दो। अगर हमें ऑब्जेक्ट फोकस में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस। उल्टा चलता है ना, उल्टा चलता है मेरे जान। इन्फिनिटी में रखोगे तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा। ये कहाँ पे रखा है ना, ऑब्जेक्ट को फोकस में रखाया है, तो तुम्हारा इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी। तो इसका आंसर हो गया सिंपली इन्फिनिटी, राइट। ऑब्जेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन ए प्रिज्म व्हिच टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। बढ़िया क्वेश्चन है। मैं बताया था आपको, जब ये मैं समझा रहा था ना, तब मैं बताया था आपको, क्या बताया था, मैं इसको मिटा दूं मेरी जान, ये सब मैं मिटा दूं बच्चों, हाँ मिटा देता हूँ, क्योंकि आपको डेरिवेशन तो पता है, तुम सबके सब दीपक सर से पढ़े हुए हो। क्या बोलते हो यार, हाँ दीपक सर से पढ़े हुए हो मतलब सारी चीज़ें याद होनी चाहिए तुम्हें, जैसे मुझे याद है, समझ रहे हो ना। बार बार चीज़ों को रिवाइज करना रहता है ना। वी आर जस्ट लाइक कि हम फोटो मेमोरी होता है हम लोगों का, फोटो मेमोरी मतलब सेमीकंडक्टर मेमोरी, है ना। मतलब हम जो भी पढ़ते हैं उसको भूलते जरूर हैं, भूलते जरूर हैं। भूलना इज़ लाइक मैंडेटोरी, है ना, भूलना इज़ लाइक मैंडेटोरी। कल जो पढ़े हो भाई आज उसको भूलोगे ही भूलोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भूलते ही रहे नहीं। अगर मैं जो भी भूल रहा हूँ उसको मैं फिर से पढ़ूँ, बार बार पढ़ूँ, उसको लिखने की कोशिश करूँ, हर दिन उसको याद करूँ, तब मैं उसको कभी भी नहीं भूलूँगा, तब मैं उसको कभी भी नहीं। जैसे मैं आपको अगर अभी बोलूँगी ABCD लिखो तो आप A to Z तक आराम से लिख दोगे, आप कभी नहीं गलत करोगे। क्यों? क्योंकि आप उसको इतना बार लिखे हो, इतना बार पढ़े हो, इतना बार बार यूज़ किए हो कि वो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसी तरह हर एक चीज़ को आप प्रैक्टिस करके उतना परफेक्शन पहुंच सकते हो, हर एक चीज़ को आप प्रैक्टिस। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, देयर इज नो शॉर्टकट और देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, ऐसे बोलते हैं। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। अगर आपको सक्सेस में पहुंचना है तो आपको एलिवेटर नहीं मिलेगा जाने के लिए। एलिवेटर समझते हो, लिफ्ट, लिफ्ट में जाने का सक्सेस तक कोई रास्ता नहीं है। यू हैव टू फॉलो द स्टेयर्स, आपको स्टेयर से होके जाना पड़ेगा हमेशा, और स्टेयर से जाने से हार्ड वर्क। तो कोई मैजिक, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जिससे आपको 69 आउट ऑफ 70 आ जाएंगे। सिंपल थिंग है, पढ़ाई करनी है, हार्ड वर्क करनी है और नंबर आ जाएंगे पक्का।
जो बता रहा हूँ फॉलो करो, जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखो, और नंबर नहीं आए फिर तो मुझे बोलना, कॉल करके गाली देना मुझे, है ना, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, टेंशन मत ले। देख क्या बोला ना, ऐसे प्रिज्म ले लो जिसका रिफ्रैक्टिव 90 जो भी है, ड्रॉ रे डायग्राम यूजिंग दिस प्रिज्म टू रोटेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, याद आया, कुछ याद आया, कुछ याद आया कि नहीं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। ये किसका क्वेश्चन है? ये किसका क्वेश्चन है? दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ TIR, राइट, एप्लीकेशन ऑफ TIR। क्या था सेकेंड एप्लीकेशन? सेकेंड एप्लीकेशन TIR का क्या था ना, हम प्रिज्म यूज़ करते हैं 90 डिग्री रोटेट करने के लिए और 180 डिग्री रोटेट करने के लिए। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है कि नहीं बताओ बच्चों? हाँ, याद आ रहा है। देखो कैसे फिगर बना देता हूँ तुम्हारे लिए, वरना मैं जनरली बनाता नहीं हूँ लोगों के लिए, है ना। तुम्हारे लिए बना रहा हूँ फिगर, ऐसे रह गया, ऐसे रह गया, सीधा सीधा गया तो सीधा गया, ये सीधा गया तो सीधा गया, टकरा है। जब टकरा है तो ये वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ये वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसा था, अब ऑब्जेक्ट ऐसा आ गया, तो कितना डिग्री रोटेट हो गया? 90 डिग्री। कितना डिग्री रोटेट हो गया बच्चों? 90 डिग्री। अरे कुछ तो बोलो। और ये बताया था मैंने, ये एंगल किमान होबा लागिबो 45 डिग्री होबा लागिबो, हबो लागिबो, जो भी मतलब तुम समझ जाओ। मेरे से ज़्यादा आसानी तुम्हें आता है, लेकिन तुमसे ज़्यादा फिजिक्स मुझे आता है। तो ऐसा वाला ये 90 डिग्री जब करूँगा तो ठीक है। अगर 180 डिग्री रोटेट करवाना है तो कैसे ले जाऊँगा? इधर फेस ऐसे, इधर जाएगा एक लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक लाइट रहेगा, ठीक। फिर दूसरा लाइट रे को भेजूंगा ऐसे, टर टर टर, ऐसा आ गया, वापस वापस वापस, ठीक है। अब इमेज ड्रॉ कर दे। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट होगा ऊपर, तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट होगा नीचे, तो यहाँ पे कितना डिग्री रोटेट हो गया मेरे लाल? कितना डिग्री रोटेट हो गया बता दे? 180 डिग्री। उल्टा हो गया ना भाई, उल्टा हो गया मतलब 180 डिग्री रोटेटेड। और क्या कुछ दिमाग में घुस रहा है? ये एप्लीकेशन ऑफ TIR में मैंने बताया था कि हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, किसको यूज़ करते हैं? प्रिज्म को यूज़ करते हैं। और वो प्रिज्म राइट एंगल वाले होते हैं, है ना। अच्छा, किस लिए यूज़ करते हैं? दो काम के लिए। ऑब्जेक्ट का साइज चेंज नहीं होना चाहिए और रोटेट हो जाना चाहिए इमेज। कितना रोटेट? दो केस, 90 डिग्री रोटेट और 180 डिग्री रोटेट। क्या मेरी बात क्लियर है? 90 डिग्री रोटेट करना है तो ऐसे, 180 डिग्री रोटेट करना है तो ऐसे। यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ के ही छोड़ देते हैं। क्या? यू आर गिवन ए प्रिज्म इन व्हिच टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर एट 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है। ये बोल रहा है कि ये एक रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री, ये रिफ्रैक्टिंग 90 डिग्री। तो दीज आर प्रिज्म्स हुज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर एट 90 डिग्री। ये वैसे वाले प्रिज्म्स हैं बच्चों, यही लिखा हुआ है और यही पढ़ के बच्चा छोड़ देता है, डर जाता है, ऐसे नहीं होगा मेरे से। क्वेश्चन को पढ़ लो। 2017 में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, 2 फिगर ड्रॉ करो, 1/2 खत्म। क्या मेरी बात क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे टाइप के फुद्दू से क्वेश्चन आते हैं। इससे अच्छे क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा तुम्हें थोड़ी देर में, 2 मिनट रुक जाओ। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लो, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन? When monochromatic light is incident on a surface separating two media, मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है ना? मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, याद रखो। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, एक वेवलेंथ होगा। जैसे व्हाइट कलर में 7 वेवलेंथ्स होते हैं। देयर आर 7 डिफरेंट कलर्स, सो देर आर 7 वेवलेंथ्स प्रेजेंट। एक्चुअली 7 नहीं, इन्फिनिटी होते हैं, बट 7 कलर्स, मतलब देर आर मोर देन 1 एटलीस्ट,
है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेवलेंथ रहता है, एक ही कलर, एक पर्टिकुलर कलर, है ना, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक। ए मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, मतलब दो मीडियम के बीच में एक सरफेस है सेपरेशन, जो जिसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं, उसके ऊपर मोनोक्रोमैटिक लाइट गिरा। द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट हैज द सेम फ्रीक्वेंसी, यस और नो स्टेट रीजन। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं तुम्हें समझाता हूँ इसको मिटा के, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। और तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ये वाली कहानी, ठीक है, ठीक है ना मेरी जान, मेरी जान। जानवान कौन बुलाता है रे, हाँ, पगला मास्टर है शायद, है ना। देख क्या बोल रहा है ना, ऐसे आके लाइट गिरा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए, ध्यान से सुनना। एक लाइट जाएगा रिफ्लेक्टेड होके, रिफ्लेक्टेड, और एक लाइट इधर आएगा जो कि रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है ना, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट हैज सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है वो, किसकी बात, फ्रीक्वेंसी। उसके लिए तुम्हें ना एक पॉइंट याद रहनी पड़ेगी, क्या ना, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, the energy of photon do not change. The energy of light, ब्रैकेट में photons, ये photons क्या होता है, टेंशन मतलब पढ़ोगे, do not change मतलब लाइट का, जब भी वो लाइट गिरता है आके, लाइट का कुछ भी चेंज हो जाए, है ना, कुछ भी चेंज हो जाए, उसका एक चीज चेंज नहीं होता है, वो चेंज क्या है, एनर्जी, ठीक है। ये बताया गया था, ये न्यूटन अपने एक्सपेरिमेंट करके देखे थे, जब वो कर्प्यूसेलर थ्योरी दिए थे तो वो ये देखे थे कि एनर्जी जो होती है वो चेंज ही नहीं होती, एनर्जी सेम रहती है हमेशा, चाहे रिफ्लेक्टेड, इसकी अगर एनर्जी हो गया E तो इसकी भी एनर्जी होगी E और इसकी भी एनर्जी होगी E, एनर्जी चेंज नहीं होती। और हमें पता है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, H इंटू न्यू, ब्रैकेट में न्यू को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। E इक्वल टू एच न्यू, क्लास 11 में पढ़े होगे, नहीं तो क्लास 12 का डुअल नेचर चैप्टर में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। H इंटू न्यू होती है एनर्जी, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। इफ एनर्जी इज कांस्टेंट देन दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कांस्टेंट, है कि नहीं, दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कांस्टेंट, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, यस और नो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। और स्टेट रीजन क्या आएगा, ये, दिस इज द रीजन। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों, क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ है कि नहीं बोल। तो ये एक्चुअली एक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फोटॉन्स बोला जाता है। लाइट का मान, लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी अगर चेंज नहीं, एनर्जी चेंज नहीं होती है, एनर्जी चेंज नहीं होती का मतलब H इक्वल टू एच न्यू के हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। क्या मेरी बात क्लियर है, समझ में आ गया। और दूसरी एक बात है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं यहाँ पे, स्पीड क्या होता है, चेंज, स्पीड चेंजेस, राइट, वेवलेंथ चेंजेस, स्पीड भी चेंज हुआ, वेवलेंथ भी चेंज हुआ, है ना। फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, क्यों, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v इंटू लैम्बडा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हुआ इसका मतलब v इंटू लैम्बडा कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब v1
lambda 1 equal to V2 lambda 2. This implies V1 by V2 equal to lambda 2 by lambda 1. ये कहानी होती है वेलोसिटी और वेवलेंथ में रिलेशन। ठीक है, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है वो मैं बताता हूँ। वो ये है कि वेवलेंथ चेंज होती है, दो वेवलेंथ चेंजेस, कलर डू नॉट चेंज, color do not change because color is preferred property of, because color is property of frequency, property of frequency। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, समझ में आ गया मेरी जान? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा था? मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, V1 by V2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, और यही हमारा स्नेल्स लॉ हुआ करता था। दिस इज इक्वल टू N2 बाई N1, दिस इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। यही हमारा रिलेशन होता था, स्नेल्स लॉ का कंप्लीट रिलेशन, स्नेल्स लॉ है ना, यही रिलेशन होता था। साइन I बाई साइन R इक्वल टू N2 बाई N1, जो कि V1 बाई V2 लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, और इसीलिए इक्वल, इसीलिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम। तो आपको जो याद रखने वाला बात है वो क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में। पहले रिफ्रैक्शन जब होता है या रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन हुआ तो टेंशन नहीं है क्योंकि वो सेम मीडियम को वापस चला गया, रिफ्रैक्शन में सारे प्रॉब्लम। तो जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी, रिफ्रैक्टेड लाइट का एनर्जी सेम रहती है, एनर्जी चेंज नहीं होती। अगर एनर्जी सेम रहती है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो कलर भी सेम रहेगा, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, स्पीड भी चेंज हो जाएगा। कौन से रिलेशन से? V1 बाई V2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, उल्टा रिलेशन, V1 बाई V2 लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, देयरफॉर कलर रिमेन्स सेम बिकॉज कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वेवलेंथ। मेरी बात समझ में आया? इसीलिए कलर चेंज नहीं होगा। ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आ गया सारे के सारे। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की कहानी खत्म, ठीक है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की कहानी खत्म, और भी हैं प्रीवियस ईयर वाले, बट हमें सेवा वाले चाहिए थे, हम सेवा वाले कर दिए, है कि नहीं? अब मैं आपके लिए कुछ 10 to 12 क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि 2-3 मार्क्स वाले टाइप्स के होते हैं। जनरली ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, है ना? तो 2 और 3 मार्क्स के ट्रिकी क्वेश्चंस को हम लोग आज करेंगे, जो कि बहुत ट्रिकी होते हैं और पूछे जाए तो बहुत सारे बच्चे वो सारे क्वेश्चंस कर नहीं पाते हैं, जो लोग कि थोड़ा खाली थ्योरी पढ़े होते हैं। इसीलिए मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि फॉर्मूला और न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा देता हूँ। आज का क्वेश्चन आंसर सेशन आपको कैसा लग रहा है आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा। हमारे टाइम पे तो हमें कोई क्वेश्चन बताता भी नहीं था कैसा टाइप का आएगा। मेरे तो खुद के टीचर भी नहीं थे, है ना? स्कूल में, हमारे स्कूल में मेरे टीचर नहीं थे। हम लोग क्या ना, मेरे दोस्त लोग, हम लोग सब मिल के खुद ही पढ़ाई करते थे और अपने दोस्तों को ही पढ़ाते थे। तो इस तरह से हम गुजारा किया है क्लास 12 खुद से पढ़ पढ़ के। तो हमारा ये आदत हो गया था हमेशा कि क्वेश्चन फाइंड आउट करें, उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करें, राइट? और यही सब चीज़ें से ही तो मतलब काम बनती है यार। 68 आया था मेरा फिजिक्स में, ऐसे मजाक थोड़ी है ना? मैं झूठ बोल रहा हूँ, मार्कशीट दिखाऊंगा तुम लोगों को किस दिन ला के, मेरे पास है, तो झूठ लग रहा होगा, है ना? सच्ची में लाया था मैं 68। नहीं विश्वास हो रहा है सर, मत करो। चलो अभी से ऐसा होगा कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, और तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा साइड में, देख लो। अभी क्वेश्चन आ गया होगा, पहला क्वेश्चन आ गया ना? आ गया। हाँ सर, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं आप। हाँ, करना चाहिए यार, टेक्नोलॉजी अच्छा चीज़ है ना? टेक्नोलॉजी की वजह से ही मैं आज मतलब एक कहीं पे पढ़ा रहा हूँ और आप सब पढ़ पा रहे हो। बहुत सारे लोग फ्री एजुकेशन दे पा रहे हैं, इतने सारे लोगों को पढ़ने को मौका मिल रहा है ना? तो टेक्नोलॉजी इज़ ए वेरी गुड थिंग, उसको यूज़ करना चाहिए। चलो क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गए। क्या दिया है? बढ़िया सा क्वेश्चन, वाह सर वाह। पहला क्वेश्चन शानदार, लाजवाब। हाँ रामलाल अभी आएगा,
आएगा रामलाल, आएगा रामलाल। रामलाल गायब था। कहाँ था रामलाल? सर मैं सारे क्वेश्चन कर चुका था पहले से ही। हाँ, एक रामलाल पहले से कर चुका है। मैं क्वेश्चन लिख के रखा था ना बोर्ड पे, रामलाल आके कर चुका था। अभी रामलाल आएगा डिस्कशन में, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो मैं रामलाल को दिया ही नहीं था। तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर आएगा बोला था, अब स्क्रीन के ऊपर देखेगा रामलाल। स्क्रीन के ऊपर देख, मुझे मत बोल। देख, एक ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड, है ना। एक लिक्विड के अंदर एक ग्लास रख दिया गया, राइट। लिक्विड ले लेते हैं, आज ब्लू है, पानी पानी पानी, देखो पानी पानी ब्लू बना दिया। लिक्विड बोला है, हालांकि जरूर नहीं है पानी हो, है ना। इसके अंदर एक लेंस को रख दिया हम लोग, ठीक है, लेंस ऐसे, ठीक है, ये लेंस को रख दिया हम लोग। ओके, अंदर है 1.5, बाहर का n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को NL मान लेते हैं, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। NL इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, मान लेते हैं। क्या बोला है? व्हाट मस्ट बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इन ऑर्डर टू मेक द लेंस डिसअपियर एंड ऑल्सो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इनसाइड द सेम लिक्विड। ओके, पहली बात है, जब भी हम लेंस को रखते हैं, लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा उसके लिए एक फॉर्मूला आया था, 1/f। ये हिल क्यों रहा है भाई? हाँ, ऐसा कुछ आया था कि 1/f इक्वल टू NG/NA माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इस तरह से एक फॉर्मूला आया था हम लोगों का, जिसको हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते थे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते थे, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो मैं उस टाइम में आपको एक बढ़िया चीज़ बोला था कि ये Na जो था ना, याद करो, ये डेरिवेशन करते टाइम हम लेंस को ऐसे खाली रखे थे, खाली ऐसे रख दिए थे। ये लेंस है ना, लेंस को खाली रखे थे, मतलब AR में रखे थे, इसीलिए यहाँ पे Na आया। लेकिन मुझे अगर कोई पूछे कि यहाँ पे Ng क्या है और Na क्या है, तो मैं Ng बोलूँगा, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, नो डाउट। ये लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि इस वाले केस में कितना है? 1.5, इस वाले केस में, ठीक है। Na को मैं रियलिटी में क्या लिखना चाहिए ना, मुझे लिखना चाहिए दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ये रियल उसका काम है, सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। याद रखो, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी में करवा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन टाइप का, है ना, समझ जाओगे ये चीज़। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। इसके 3 केस है, केस 1, ठीक है, केस 1, यहाँ पे केस 2 और लास्ट में केस 3 बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सपोज केस 3, ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक। केस 1 सुनो, केस 1 में मैं बोला कि इफ मैं थोड़ा बैठ के लिख रहा हूँ, तुम रो तो नहीं लोगे ना? हाँ, इफ अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। इफ, तुम लोग बताए नहीं यार, मेरा ये कैसा एक गंदा हो गया यार, हाँ, इतना साला अच्छा वाला मैं सोचा, है ना, अच्छा लग रहा है कि नहीं? बताओ सच्ची में अच्छा लग रहा है ना? फिजिक्स वाला, हाँ लगेगा फिजिक्स वाला थोड़ा सा। इफ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड हो गया, मतलब ग्लास का, ये लेंस है, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किससे ज़्यादा होगा? लिक्विड से ज़्यादा होगा। मतलब अंदर का 1.5 है तो बाहर का कम होना चाहिए, 1.2, 1.3 ऐसा। तो क्या होगा ना, Ng/Na का वैल्यू, ये वाला, ये जो Ng/Na का वैल्यू है, देखो बड़ा बाई छोटा, विल बी ग्रेटर देन 1। देयरफॉर Ng/Na का वैल्यू -1 ग्रेटर देन 0। ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव।
तो फोकल लेंथ भी क्या आएगा, पॉजिटिव। याद रखना ये चीज, फोकल लेंथ भी क्या आएगा, पॉजिटिव। केस 2, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का, ये लेंस वाला है ना, याद रखो ये लेंस वाला है, लेंस का अगर लिक्विड से कम हो गया, लिक्विड का लेंस का कितना है 1.5, तो लिक्विड का ज़्यादा हो गया, मतलब समझ लो, लिक्विड का ज़्यादा, लिक्विड से लेंस का कम, लिक्विड का ज़्यादा मतलब 1.8 1.9 से बाहर अगर, तो यहाँ पे जो Ng/NL का वैल्यू है वो लेस देन 1 हो जाएगा, छोटा बाई बड़ा, या तो इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, ठीक है, लेस देन 1। अगर लेस देन 1 हो गया तो Ng/NL -1 का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव। तो अगर ये वाला टर्म नेगेटिव हुआ तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, 2 केस। 3 केस, इफ Ng इक्वल टू NL, तो Ng/NL इक्वल टू 1, तो जो Ng/NL -1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 1/f इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज f इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब इस केस में फोकल लेंथ का वैल्यू कितना आ जाएगा, इंफिनिटी। ओहो, 3 केस आया। एक केस, जब तुम लेंस को कोई डेंसर में, सॉरी रेयर मीडियम में डिबा रहे हो, राइट, दिस इज द केस व्हेन द लेंस हैज ए मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब लेंस हो गया आपका डेंसर, लिक्विड हो गया आपका रेयर, तो Ng ग्रेटर देन NL। ऑलराइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, लेंस का। इन दैट केस आपका फोकल लेंथ आएगा पॉजिटिव। ओके, अगर आप लेंस को एक डेंसर लिक्विड में डुबा रहे हो, मतलब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है अगर, है ना, डेंसर लिक्विड में डुबा रहे हो, तो आपका फोकल लेंथ आएगा नेगेटिव। अगर आप इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला लिक्विड में डुबा रहे हो तो उसका फोकल लेंथ आएगा इन्फिनिटी। 3 चीज़ें पहले तो समझना पड़ेगा। 3 क्या क्या कैसे से समझ में आ गया आपको, एक तो रेयर वाले लिक्विड में या रेयर वाले मीडियम में रख रहे हैं, या तो डेंसर वाले में रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब इट विल बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस, इट विल बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस। अगर F नेगेटिव आया तो इट विल बिहेव एज ए डाइवर्जिंग लेंस, इट विल बिहेव एज ए डाइवर्जिंग लेंस। एंड तीसरा, अगर F इक्वल टू इन्फिनिटी आया, इसका मतलब है इट विल बिहेव एज ए प्लेन शीट, इट विल बिहेव एज ए प्लेन शीट। और क्या हो सकता है ना, द लेंस विल डिसअपियर, द लेंस विल डिसअपियर। ये तीनों कंडीशन आपको याद होने चाहिए, तब आप इतने क्वेश्चंस शॉर्टकट में आराम से कर सकते हैं। आप ऐसे ओरली आंसर दे देंगे, ओरली आंसर दे देंगे। अगर डेंसर में रखो तो क्या होगा, अगर रेयर लिक्विड में रखो तो क्या होगा, अगर इक्वल लिक्विड में रखो तो क्या होगा। आई होप आपको ऑलरेडी आपका क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। आपको पूछा है कि लेंस का 1.5 है, उसको लिक्विड में रखोगे तो वो डिसअपियर होगा, तो बताओ लिक्विड का कितना होना पड़ेगा, कितना होना पड़ेगा लिक्विड का, उतना होना पड़ेगा जितना लेंस का है। अरे हाँ ना तो बोलो, मेरी बात समझ में आ रहा है, कुछ बोल पा रहे हो कि नहीं, हाँ बोल पा रहे हो, बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो कि नहीं, बोल तो नहीं पाओगे ना, तुम लोग सुन रहे हो मेरी बात, है ना, क्लियर हो गया पूरा। और उसी में सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितना होगा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। अगर कहीं पे पूछे कि फोकल कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए कि इट विल एक्ट लाइक ए प्लेन शीट, जैसे प्लेन शीट के लिए उतना ही होना चाहिए। सारे कंडीशन आपके सामने, दैट इज वाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड पाठशाला कॉन्सेप्ट, दिस इज योर पाठशाला कॉन्सेप्ट। याद रखो भाई, है ना, पाठशाला कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता चलेगा। रामलाल क्या बोलता है,
क्या बोलते हो, मज़ा आएगी नहीं, मज़ा आएगी नहीं। इसलिए मैं बोला कि यार पढ़ाई मज़ा है, मतलब पढ़ाई कर लो ना, फील आ जाए। फिर दो चीज़ होता है, समझ में आएगा तो मज़ा आ जाएगा, और अगर एक बार मज़ा आ गया ना पढ़ने में तब सब समझ में आने लगेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों। अगर तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो तुम कभी उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि तुम उसको समझने में इफर्ट लगाओ। जो भी बता रहा हूँ उसको समझने में इफर्ट लगाओ। एक बार समझ गए फिर उसके इन्फानाइट क्वेश्चंस करते जाओगे, कभी रुकने वाले हो ही नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो फटाक से आप इसको उतार दो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, जल्दी मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन पढ़ो, सेकेंड क्वेश्चन। ना 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 रे ना रे। गाने से मुझे याद आया है, मैं बहुत गंदा गाता था, ठीक है, बट फिर भी मैं जब छोटा था तो स्कूल में मास्टर मुझे खड़ा करा के बहुत पढ़ा, मतलब गाना गाने बोलता था बहुत। मुझे याद है मेरे एक सर थे संस्कृत के, वो सर ना मुझे वो अपने पीरियड में जब बोर हो जाएंगे तो बोलेंगे दीपक खड़ा होकर गाना गा, और मैं भी बेशरम की तरह गाना गाता था। वो क्या क्या गाना था मुझे याद नहीं, कुछ मतलब वो कल्चरल वाले गाने थे, कुछ पेट्रियोटिज्म वाले। चल क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा। हाउ डज द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इफ द इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायोलेट लाइट? ओप्स मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। अगेन वी नो इस क्वेश्चन का आंसर। भाई मज़ा आ गया। ऐसे क्वेश्चन करके देखो तो तुम, ऐसे क्वेश्चन करके देखो क्या बोल रहा है। हाउ फोकल लेंथ चेंज, हाउ फोकल लेंथ चेंजेस बाय चेंजिंग कलर ऑफ लाइट, बाय चेंजिंग कलर ऑफ लाइट। लाइट का कलर चेंज करो, कहाँ से कहाँ चेंज करो ना, रेड से चेंज करो किसको, वायोलेट को। ठीक है, मैं तुम्हें फील कराने के लिए सेम कलर लिख रहा हूँ। रेड से चेंज करो वायोलेट को, है ना। ओके, रेड से वायोलेट को चेंज अगर कर दिए तुम, सेम लाइट को, वाइट लाइट ही है तो दोनों का स्पीड तो सेम है, तो वेवलेंथ अलग अलग होगा। लैम्बडा का, इसका वेवलेंथ को लिखते हैं लैम्बडा आर, और वायोलेट का वेवलेंथ को लिखते हैं लैम्बडा भी। हमें पता है कि कौन ज़्यादा होता है, लैम्बडा। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसीलिए तो रेड कलर को हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पे, कोई भी मतलब स्टॉप वाला सिग्नल पे, डेंजर सिग्नल पे सब रेड कलर में बनाते, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। और जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा वो उतना दूर तक विजिबल होगा, है ना, उतना ज़्यादा डिस्टेंस तक वो दिखाई देगा। तो इसीलिए रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। लैम्बडा ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन लैम्बडा ऑफ वायोलेट कलर। ओके, अब ये लैम्बडा चेंज होने से क्या हुआ ना, मैं तुम्हें एक रिलेशन बताया था स्नेल्स लॉ वाला, याद करो। स्नेल्स लॉ वाला कंप्लीट रिलेशन बताया था। क्या बताया था, देख, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू N2 बाई N1 इक्वल टू V1 बाई V2 इक्वल टू लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1। ये बताया था मैं तुम लोगों को। कंप्लीट रिलेशन है ये, इसको लेकर सब बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में तुम लोग इन दोनों को उठा लो, इसको और इसको, ठीक है। N2 बाई N1 इक्वल टू लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1। देख, N2 और लैम्बडा तो ऊपर सेम है ना, 2 है तो इधर भी 2 है, जैसे इसमें उल्टा है, इधर 1 इधर 2, इसमें सेम है। इसका मतलब N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। इसका मतलब लैम्बडा अगर मोर हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, मोर होगा। ये याद रखना है आपको। ये फिर से यूज आने वाला है प्रिज्म में। किस में यूज आने वाला है, प्रिज्म में, याद रखो। मोर अगर वेवलेंथ हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, ज़्यादा। मोर इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इट इज गोइंग टू फील। समझ में आ रहा है। अलग अलग कलर में जाऊंगा तो मेरे लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई दूसरा कलर जाएगा तो उसके लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा मीडियम, कोई भी मीडियम। कैसे रिफ्रैक्ट, ये मैं तुम्हें इनडायरेक्टली मैं तुम्हें यहाँ पे क्या बताया पता है,
दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये मैं एक्चुअली तुम्हें उसका बारे में रिलेशन बता दिया कि कभी भी वेवलेंथ ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है ना। जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? ओके, इसका मतलब रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है और वायोलेट का कम है, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर विल बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायोलेट कलर। तो बोलेगा सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मुझे फोकल लेंथ चाहिए विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 - 1 और n2/n1 जो भी लिख दो होल इंटू 1/r1 - 1/r2। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या हो जाएगा, लेस फोकल लेंथ। देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा है ना, ऊपर है तो 1/f होता है, मतलब f उतना कम होगा, है कि नहीं। और मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा, देयरफॉर फोकल लेंथ फॉर रेड कलर इज लेस देन फोकल लेंथ फॉर वायलेट कलर। उल्टा हो गया, देख रहे हो, उल्टा हो गया है ना, क्योंकि ये उल्टा चलता है, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस फोकल लेंथ। तो देयरफॉर क्या होगा ना, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर रेड कलर will be less than the focal length for violet color। क्या मेरी बात समझ में आ गया? और पावर पूछा है, पावर इक्वल टू 1/f होता है ना, P इक्वल टू होता है 1/f। पढ़ाऊंगा मैं इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसका उल्टा हो जाएगा और क्या, PR ग्रेटर देन PF। ये पावर का रिलेशन, ये फोकल लेंथ का रिलेशन। और कैसे आया उसका डिटेल थ्योरी तुम्हारे सामने, कॉन्सेप्ट। अगेन ये तुम्हारे लिए पाठशाला कॉन्सेप्ट है। दिस इज अगेन योर पाठशाला कॉन्सेप्ट, राइट। पाठशाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज़ है कि भाई अलग अलग कलर, अलग अलग वेवलेंथ के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होगा वो भी अलग अलग हो। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग लिख लो और फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जल्दी लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, फटाक से पढ़ लो, है ना, फटाक से पढ़ लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। इतना स्लो करेंगे तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, नहीं तो फिर मुझे और एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आना पड़ेगा फिर इसके लिए, है ना। ऐसा मत करो मेरे साथ। देखो क्या बोला, स्टेट द कंडीशंस फॉर फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये नहीं बताऊंगा यार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का कंडीशंस का क्या होता था बताया था मैंने। TIR कब होगा, पहले तो TIR होने की पॉसिबिलिटी तब है, पहला कंडीशन व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर। रेयर टू डेंसर होने के लिए कभी नहीं होगा, डेंसर टू रेयर ट्रैवल करेगा लाइट, देन ओनली देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ TIR। और TIR कब होगा, जब एंगल, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, है ना। तो दो कंडीशन है, सिंपल से दो कंडीशन, एक डेंसर टू रेयर होनी चाहिए और दूसरी जल्दी बोल, दूसरी क्या होना चाहिए ना, कि इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये कंडीशन होना चाहिए, बस खत्म। दूसरा चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। ये कौन सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। याद करो क्रिटिकल एंगल का डेरिवेशन, है ना। क्रिटिकल एंगल का क्या डेरिवेशन था, साइन IC बाई साइन 90 इक्वल टू डेंसर टू रेयर जाता है, तो n रेयर बाई n डेंसर। रेयर अगर 1 एयर हो गया तो 1, तो IC इक्वल टू क्या आया था, साइन इनवर्स 1/ND। तुम्हें क्या पूछ रहा है, साइन इनवर्स मत लिख, डायरेक्ट लिख दे, साइन IC इक्वल टू 1/ND। तुम्हें क्या बोला है, IC गिवन है, IC इक्वल टू 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/ND, दैट इज हाफ इक्वल टू 1/ND। तो दिस इंप्लाइज ND इक्वल टू हाउ मच, 2। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 2। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसी में
ना डज क्रिटिकल एंगल डिपेंड अपॉन द कलर ऑफ द लाइट? यस यस इट डज। क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन द कलर। कैसे? अभी तो बताया था, क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन कलर। देखो डिपेंड्स ऑन कलर, क्यों ना? डिफरेंट कलर मतलब डिफरेंट कलर मीन्स डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ मीन्स डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डिफरेंट क्रिटिकल एंगल। एग्जाम्पल, लैम्बडा सपोज ज़्यादा हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? ज़्यादा। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अभी बताया था मैंने, है ना? मोर इज द वेवलेंथ, मोर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड नीचे है मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या है ना? लेस साइन IC, देयरफॉर क्रिटिकल एंगल डिक्रीजेस। ये तुम्हारा रिलेशन है कि लैम्बडा इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इंक्रीज होगा, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हुआ तो साइन IC इक्वल टू 1/ND होता है। तो ये अगर इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसीलिए N इंक्रीजेस, IC डिक्रीजेस। देयरफॉर यस, क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन कलर, है ना? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ट्रिकी क्वेश्चंस है ना? ट्रिकी क्वेश्चंस, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको डरना नहीं है ना? डरना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, और क्या पूछा है? और क्या पूछा है? और क्या पूछा है? क्रिटिकल एंगल, ये 3 क्वेश्चन ही दिख रहे थे क्या आपको? आपको 3 ही क्वेश्चन दिख रहे थे क्या? खत्म, हाँ खत्म, और क्या? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। छोटा सा न्यूमेरिकल है ना? छोटा सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। सर न्यूमेरिकल क्यों सर? न्यूमेरी आज क्यों नहीं है? मेरे लिए न्यूमेरिकल है, न्यूमेरी आज है, सब है, ठीक है? न्यूमेरिकल, न्यूमेरी आज सब है मेरे लिए। चल फटाक से देख लो, NCERT का एग्जाम्पल भी है इस तरह का, डिट्टो सेम टू सेम NCERT में का एग्जाम्पल है ना? वही वाला हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, देख लो क्या दिया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस ऑफ ए डबल कन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 का वैल्यू दे दिया है 10 सेंटीमीटर और R2 का वैल्यू दे दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है? ओके। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। कौन सा लेंस? बाई कन्वेक्स ना? डबल कन्वेक्स मतलब बाई कन्वेक्स और डबल कन्वेक्स एक ही बात है ना? डबल कन्वेक्स या बाई कन्वेक्स एक ही बात है, परेशान मत हो। ऐसा वाला, ठीक? ये इसका ये वाला सरफेस इधर रहता है R1 और इधर रहता है R2, और इसका फोकस ऐसे आके लाइट इधर जाता है तो इसका फोकस इधर, तो ये हो गया इसका फोकल लेंथ, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ई फोकल लेंथ फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तुम्हें N का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? सिंपल सा क्वेश्चन। लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा दो। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/f इक्वल टू N ग्लास बाई N एयर माइनस 1 होल इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब ध्यान से सुन, फॉर्मूला सबको पता है, वैल्यू डालोगे तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन है ना? क्यों आंसर नहीं आएगा मैं बताता हूँ। क्योंकि फोकल लेंथ राइट साइड है तो फोकल लेंथ क्या आंसर साइन होगा? प्लस साइन। R1 भी राइट साइड है तो R1 भी कौन सा साइन होगा? प्लस साइन। लेकिन R2 तो लेफ्ट साइड है ना, तो इसलिए इसका साइन क्या दोगे? माइनस। याद करो मैंने बताया था, लाइट अगर ऐसे जा रहा है, तुम भी ऐसे मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, लाइट ऐसे जा रहा है तुम ऐसे मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव, तो R2 को ऐसे मेजर करो, इसे नेगेटिव। अब वैल्यू डालो तो 1/12 इक्वल टू NG हमें चाहिए बाई AR, तो 1 होता है -1, 1/10 प्लस 1/15, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? सॉल्व कर दो इसको और NG का वैल्यू निकाल दो। मैं नहीं कर रहा क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन करके मुझे शर्म आएगा, है ना? तुम्हारे लिए कुछ तो छोड़ दूँ, वरना भगवान के पास जाके क्या मुंह दिखाऊंगा बाद में, है कि नहीं? जल्दी कर दो फटाक से, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, तुम लोग कर सकते हो आराम से। हो गया? नेक्स्ट
ये देख, सेम क्वेश्चन फिर से, सेम क्वेश्चन फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। मिटा दूँ, मिटा देता हूँ। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया भाई साहब, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। देख लो, अभी बता देता हूँ क्या बोला। ए बाइकन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ एफ इक्वल टू 2/3 2/3 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस। मतलब R1 का वैल्यू भी है R, R2 का वैल्यू भी है R, और फोर्स इज 2/3 ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एइदर सरफेस। एइदर का मतलब होता है कि बोथ द सरफेस। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिखा हुआ है, डाल दो। 1/f का वैल्यू 2/3R इक्वल टू NG, ठीक है, बाई NA तो 1 - 1, ठीक है, 1/R प्लस 1/R, क्योंकि मैंने बार बार बताया था R1 प्लस होगा लेकिन R2 क्या होगा, माइनस होगा, याद रखो। तो इसको उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा 3/2R इक्वल टू इधर n-1 या NG-1, इधर 2/R। देखो R कैंसिल हो गया, 2 को इधर ले आओगे तो हो जाएगा 3/4 इक्वल टू NG-1। दिस इम्प्लाइज 3/4 प्लस 1 इक्वल टू NG। 4 को ऊपर ले जाओगे 7/4 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तुम इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट कुछ नहीं होता है, इसीलिए टेंशन मत लो, परेशान मत हो। गया? और कुछ बचा है? और कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है, और कुछ भी नहीं बचा है, सब हो गया। चलो, तो बच्चों इतने क्वेश्चंस थे जो कि पॉसिबिलिटी बन रहे थे कि एग्जाम में आएंगे बोल के, ठीक है ना। तो हम सारे क्वेश्चन कर लिए। आई होप सारे क्वेश्चंस तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। तुम खाली सारे फॉर्मूले को कैसे कनेक्ट करना है ईच अदर से वो सीख जाओ, है ना। जस्ट लर्न हाउ टू कनेक्ट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट फार्मूलाज। कैसे स्नेल्स लॉ को लाके कलर के साथ जोड़ दिया, कलर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कैलकुलेशन बनवा दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फोकल लेंथ का लेंस कैसे चेंज हो जाता है। और तुम्हें कन्वेक्स लेंस लेगा तो जनरली वो कन्वर्जिंग नहीं होता है, डिपेंड करता है कि हम उसको कौन से लिक्विड में रखें। अगर सेम वाला लिक्विड में रख देंगे तो वो दिखेगा नहीं, सीधा ग्लास जैसा बिहेव करेगा। ज़्यादा वाले में रख दोगे तो डाइवर्जिंग बन जाएगा, कम वाले में रखोगे तो कन्वर्जिंग जैसा भी। तो ये सारे जो छोटी छोटी चीज़ें वो आपको ध्यान में रखना है अगर फुल मार्क्स लेके आना है, आपको 69 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है तो बच्चों डेफिनेटली ये सेशन आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगले सेशन से फिर से था लेगा थोड़ा सा थ्योरी, और उसके बाद फिर से मैं लेके आऊँगा इसी तरह प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन के सेशंस, जैसे आपको प्रॉमिस किया था। डेफिनेटली पूरा सीरीज हम कंप्लीट करेंगे पूरा जोश के साथ। पता नहीं तुम्हारा जोश कैसा है, क्या है, कितने बच्चे पढ़ रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, बट मैं अपना 100% कोशिश करूँगा कि मैं पूरा का पूरा सीरीज़ कंप्लीट करूँ, और पूरा का पूरा। और एक बात बता दूँ, जो लोग अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, पढ़े नहीं हैं, वो नीचे वह दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। आप ज्वाइन कर लीजिए फटाक से, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और कभी भी कोई डाउट हो तो नीचे मेरा नंबर भी मेंशन है, वहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, और एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप में डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करेंगे। आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।